Hello beta, welcome to physics classes and today beta we will discuss applications of potentiometer. बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी दिया था कि इसका प्रिंसिपल प्रैक्टिकली कैसे काम करता है और पोटेंशियोमीटर डिवाइस क्या है कि इट इज़ बेसिकली अ डिवाइस विच कैन मेजर ईएमएफ ऑफ एनी सेल। तो बेटा आज हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो डिवाइस है डिस्कशन का वो है पोटेंशियोमीटर। तो बेटा ये आपको मालूम है कि पोटेंशियोमीटर सेल के ईएमएफ को मेजर करेगा, सेल ईएमएफ मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ? दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ a cell in open circuit. It means पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा उसको मेजर करेगा। इसका मीनिंग पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम केमिकल एनर्जी की वैल्यू हमें बताएगा कि सेल में मैक्सिमम केमिकल एनर्जी कितनी डिपॉजिट है, सेल की कैपेसिटी क्या है। दैट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी गिवन बाय पोटेंशियोमीटर। तो बेटा इसी टाइप से जैसे पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को करता है मेजर इन ओपन सर्किट, इसी टाइप से बेटा वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को करता है मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा अगर पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को करता है मेजर और वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को करता है मेजर, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेटा वोल्ट मीटर आपका सेल में से बिना करंट विड्रॉ किए आपको रीडिंग नहीं दे सकता। तो ये बेटा आपको माइंड में रखना है। अगर आप वोल्ट मीटर को लगाओगे अक्रॉस एनी सेल तो वोल्ट मीटर एक माइन्यूट सा करंट सेल में से विड्रॉ करेगा एंड देन आफ्टर इट विल गिव यू रीडिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। बट पोटेंशियोमीटर बेटा सेल में से बिल्कुल भी करंट विड्रॉ नहीं करेगा। सो इट विल नॉट टेक एनी current from cell for EMF। तो EMF को फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल में से किसी भी अमाउंट का करंट विड्रॉ नहीं करेगा। बट वोल्ट मीटर अगर किसी सेल का डिफरेंस इन पोटेंशियल आपको दे रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये वोल्ट मीटर सेल में से माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट विड्रॉ करेगा, सर्किट क्लोज होगा और करंट आपका इस टाइप से चलेगा। और बेटा यहाँ इस मीटर में जब करंट आएगा तो यहाँ पर वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग बनेगी वो रीडिंग आपकी V = IR से आएगी। इसका मीनिंग वोल्ट मीटर आपका सेल में से माइन्यूट करंट को विड्रॉ करेगा, देन आफ्टर इट इज गिविंग यू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा अब इन दोनों में डिफरेंस आपको मालूम चल चुका है कि पोटेंशियोमीटर करंट बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करेगा। इट मींस पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा
अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बेटा इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वोल्ट मीटर अगर लगाओगे तो यहां सर्किट में करंट होगा। इट मींस यहां पर सेल आपकी क्लोज सर्किट में काम कर रही है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में सेल आपकी काम करेगी ओपन सर्किट में। तो बेटा ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। और बेटा अगर सर्किट आपका क्लोज होगा तो बेटा क्लोज सर्किट में अगर करंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो यहां पर रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो बेटा मुझे बताओ कि पोटेंशियोमीटर में से और वोल्ट मीटर में से कौन सा डिवाइस मैक्सिमम डिफरेंस इन पोटेंशियल को कर सकता है मेजर? तो बेटा जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा वो डिवाइस आपको मैक्सिमम डिफरेंस इन पोटेंशियल दे सकता है। और जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा तो वो आपको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसका मीनिंग अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर के लिए सोचूं तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या हो सकता है बेटा? जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप वोल्ट मीटर को आइडियल वे से सोचोगे तो आइडियल वोल्ट मीटर का मीनिंग जिसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा, और जो सबसे मैक्सिमम डिफरेंस इन पोटेंशियल को मेजर करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल वे से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आपको नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है, अगर आप इसको सर्किट में लगाओगे तो ये सेल में से करंट तो विड्रॉ करेगा। इट मींस बेटा इसी टाइप से अगर पोटेंशियोमीटर सर्किट में लगेगा तो ये सेल में से करंट विड्रॉ नहीं करेगा। तो पोटेंशियोमीटर बिना करंट विड्रॉ किए आपको सेल की कैपेसिटी देगा। इट मींस पोटेंशियोमीटर आपका सेल को हमेशा ओपन सर्किट में रखेगा, और पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने से पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हम अज्यूम करते हैं तो बेटा वो हमारे पास क्या है? इट इज पोटेंशियोमीटर। तो बेटा पोटेंशियोमीटर को हम क्या बोलते हैं? आइडियल वोल्ट मीटर। सो पोटेंशियोमीटर इज नॉन एज आइडियल वोल्ट मीटर। तो बेटा अब ये बिल्कुल फिक्स कर लो माइंड में कि आइडियल वोल्ट मीटर मीन्स जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता। तो बेटा पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होता है, तो हम पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर एज्यूम करेंगे। तो बेटा इसी टाइप से बताओ, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल एमीटर हमारे पास नहीं होता। तो उसी टाइप से हम पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। तो अब नंबर 1 एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब। नाउ नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। नंबर 1 एप्लीकेशन है बेटा इसकी, एप्लीकेशन नंबर 1, टू नो EMF of any unknown cell। तो हमें एक रेंडमली सेल चूज करनी है और हमें उस सेल का EMF अभी नहीं मालूम, तो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उसका EMF फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम उसका EMF फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सर्किट अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम अलॉय वायर लेंगे, और अलॉय वायर में करंट को ड्राइव करने वाली सेल कौन सी होगी? ड्राइविंग सेल होगी। ED का मीनिंग EMF ऑफ ड्राइविंग सेल, और यहाँ हम लगाएंगे करंट के कंट्रोल के लिए रियोस्टेट, और यहाँ से हम सर्किट क्लोज कर देंगे। तो बेटा ED का मीनिंग है EMF ऑफ ड्राइविंग सेल।
जो सेल करंट को सर्किट में ड्राइव करेगी उस सेल का नेम होगा ड्राइविंग सेल। तो अब बेटा हम यहां पर एक अननोन सेल को करेंगे कनेक्ट विद गैल्वेनोमीटर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी कनेक्टेड टू मेटालिक पेन और जॉकी। तो ये बेटा मेटालिक पेन है जो नल पॉइंट को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। मेटालिक पेन को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे और चेक करेंगे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ प्लस टर्मिनल सेल का, यहाँ माइनस। तो बेटा ये आपका सर्किट अरेंजमेंट है पोटेंशियोमीटर का फॉर फाइंडिंग EMF ऑफ एनी अननोन सेल। तो बेटा अब प्रैक्टिकली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस सेल का EMF। हमें इस E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा हमने ड्राइविंग सेल और रियोस्टेट को सीरीज में लगाया। नाउ वी कनेक्टेड अलॉय वायर ऑफ AB लेंथ अक्रॉस ड्राइविंग सेल। नाउ we have connected unknown cell positive terminal at A point and we have connected negative terminal of unknown cell with positive terminal of galvanometer, and now we have connected negative terminal of galvanometer with metallic pen और movable jockey। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हम मूवेबल पेन को या मूवेबल जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ यूज़ करेंगे। अलग अलग पॉइंट पे हम टच करेंगे। तो एक पॉइंट बेटा ऐसा आएगा जहाँ पर मेटालिक पेन टच होते ही हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू क्या देगा, दैट इज 0। तो बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मेटालिक पेन टच होते ही हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की रीडिंग क्या देगा, 0 देगा। तो बेटा ये पॉइंट हमारा नल पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा नल पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के लिए स्केल पे मार्किंग करेंगे। हम इस पॉइंट के लिए स्केल पे मार्किंग करेंगे। बेटा ये वायर आपकी कंप्लीट स्केल पे मिलेगी, ये वायर आपकी कंप्लीट हमें स्केल पे मिलेगी और स्केल पे हमें इस टाइप से मार्किंग मिलेगी। हमें स्केल पे बेटा इस टाइप से मार्किंग मिलेगी। तो जहां पर नल पॉइंट आएगा हम उस पॉइंट को मार्क करेंगे, और उसकी मेजरमेंट प्रॉपर वे से नोट करेंगे। तो बेटा अगर J पॉइंट पे मेटालिक पेन आते ही हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 दे रहा है, तो बेटा इसका मीनिंग ये है कि करंट आपका ड्राइविंग सेल से आ रहा है और फिर A से B जा रहा है। क्योंकि अगर नीचे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की रीडिंग अगर 0 आ रही है तो करंट ना तो A से नीचे आ रहा है, तो बेटा यहां पर बोलो करंट की वैल्यू 0। ऐसे ही अगर यहां करंट की रीडिंग 0 आ रही है तो करंट आपका J से नीचे नहीं आ रहा, तो यहां भी करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ना तो करंट आपका A से डिवाइड होगा, ना करंट आपका J से डिवाइड होगा। इसका मीनिंग नो डिवीजन ऑफ करंट, नो डिवीजन ऑफ करंट फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट J। तो बेटा अगर नल पॉइंट हमें यहां मिला है तो इसका मीनिंग नीचे जो हमें गैल्वेनोमीटर गिवन है उसमें करंट की वैल्यू 0 है, तो इस नीचे वाली लेंथ में आपको करंट की वैल्यू 0 मिलेगी। इट मींस ना तो J से करंट डिवाइड होगा ना A से करंट आपका डिवाइड होगा, करंट आपका फ्लो करेगा A टू B। तो बेटा इसका मीनिंग ये है कि करंट अगर A से भी नहीं आ रहा, ना करंट आपका J से आ रहा है, तो जो पोटेंशियल आपका A पे है वही सेम पोटेंशियल आपको C पे मिलेगा। तो जो पोटेंशियल आपका A पे है वही सेम पोटेंशियल आपको C पे मिलेगा। इसी टाइप से अगर इस नेगेटिव टर्मिनल में
बेटा इसी टाइप से ये जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है सेल का और ये जो जे पॉइंट है, अगर जे पॉइंट और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के बीच में करंट की वैल्यू 0 है तो बेटा जो पोटेंशियल यहाँ जे पे है वही सेम पोटेंशियल आपको डी पे मिलेगा, वही सेम पोटेंशियल आपको डी पे मिलेगा। बेटा इसका रीजन क्या है, जब दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे यहां चेक करो कि अगर यहां गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 आ रही है तो जे पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। इसी टाइप से बेटा पोटेंशियल एट जे इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। नाउ वी ए माइनस वी जे इक्वल टू वी सी माइनस वी डी। तो बेटा चेक करो, अगर यहां पर अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अननोन सेल, if we are having zero current across two electrodes of unknown cell, if we are having zero current, it means this unknown cell is an open circuit, this unknown cell is an open circuit। तो बेटा अगर ये ओपन सर्किट में है तो ओपन सर्किट में इसके अक्रॉस जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा वो बिल्कुल ईएमएफ के इक्वल होगा, वो बिल्कुल ईएमएफ के इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू ईएमएफ। तो बेटा अब अननोन सेल का ईएमएफ किसके इक्वल आ रहा है, वी ए माइनस वी जे इक्वल टू वी सी माइनस वी डी। तो बेटा अब हमें ये मालूम चल चुका है कि ये जो आपकी अननोन सेल है, इस अननोन सेल का ईएमएफ पोटेंशियोमीटर की वायर पे प्रेजेंट है और कहां से कहां तक प्रेजेंट है, ये आपका ए से लेकर जे तक प्रेजेंट है। तो अब आपको ये मालूम चल चुका है कि अननोन सेल का ईएमएफ पोटेंशियोमीटर वायर पे मेजर हो सकता है और कहां से कहां तक मेजर हो सकता है, फ्रॉम ए पॉइंट टू जे पॉइंट। तो अब हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, कहां से कहां तक, ए से जे तक, और ये डिफरेंस इन पोटेंशियल बिल्कुल इस अननोन सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग अब अननोन सेल का ईएमएफ पोटेंशियोमीटर वायर पे इजीली सर्च हो सकता है, और अगर इसकी सर्चिंग पॉसिबल है तो हम यहां पर इसका ईएमएफ इजीली यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब चेक करते हैं बेटा क्या होगा, EMF is equal to VA minus VJ। अब चेक करो A से J तक करंट की वैल्यू बोलो क्या आ रही है, दैट इज I, रेजिस्टेंस फ्रॉम A to J। नाउ एज वी नो दैट वी हैव टेकन अलॉय वायर, और बेटा अलॉय वायर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, इट इज कांस्टेंट और फिक्स। तो बेटा अगर AB मीटर लेंथ में रेजिस्टेंस आपका आर ए बी है तो बेटा 1 मीटर में कितना होगा, आर ए बी अपॉन ए बी। तो बेटा ए जे में कितना होगा, दैट इज आर ए बी अपॉन ए बी इंटू ए जे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो अगर करंट आपका कांस्टेंट फ्लो कर रहा है ए टू बी तो हम क्या लिखेंगे, ए बी वायर में अगर रेजिस्टेंस आपका आर ए बी है तो 1 मीटर में कितना होगा, आर ए बी अपॉन ए बी। नाउ ए जे मीटर में कितना होगा, आर ए बी अपॉन ए बी इंटू ए जे। तो अगर हम ए बी को एल लेंगे, कैपिटल एल ले लेंगे, तो अगर हम ए जे को स्मॉल एल लेंगे तो बेटा यहां पर ए टू जे रेजिस्टेंस क्या आएगा, दैट इज आर ए बी अपॉन एल इंटू स्मॉल एल। तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया है क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो ए बी वायर है इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर ए बी वायर में रेजिस्टेंस आपका आर ए बी है तो 1 मीटर में कितना होगा, आर ए बी अपॉन ए बी। और बेटा आपको मालूम है कि ये जो अलॉय वायर है, ये जो आपकी करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर की थिकनेस बेटा कांस्टेंट है, इसका एरिया कांस्टेंट है। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस आपका यूनिफॉर्मली वे से डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर यूनिफॉर्मली वे से डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका मीनिंग यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि अगर ए बी
लेंथ में रेजिस्टेंस आपका आर ए बी है, तो 1 मीटर में कितना होगा आर ए बी अपॉन ए बी, और ए जे मीटर में कितना होगा आर ए बी अपॉन ए बी इंटू ए जे। तो ये आपको डाउट माइंड में नहीं रखना कि ये वायर आपकी किस थिकनेस की होगी। बेटा ये वायर हमेशा यूनिफॉर्म थिकनेस की होगी, इसका एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर एरिया बार बार चेंज करोगे तो नल पॉइंट में आपका एरर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वायर हमेशा यूनिफॉर्म थिकनेस वाली होगी। इसका नेचर कैसा होगा, ये वायर आपकी अलॉय की होगी। अगर आप इसको कंडक्टिंग नेचर का लोगे तो बेटा अगर पोटेंशियोमीटर वायर आपकी कंडक्टिंग नेचर की होगी तो बेटा उस केस में क्या होगा, उस केस में करंट जैसे जैसे फ्लो करेगा वैसे वैसे इसके अंदर हीट एनर्जी बनना स्टार्ट होगी, और हीट एनर्जी से इसका रेजिस्टेंस बार बार चेंज होगा और नल पॉइंट में एरर आपको बार बार मिलेगा। तो ये वायर हमेशा आपको अलॉय मटेरियल की लेनी है। तो अगर आप इसको अलॉय मटेरियल की लोगे तो ये वायर आपको प्रॉपर वे से रीडिंग देगी। ये वायर आपको नल पॉइंट में किसी भी टाइप का एरर नहीं देगी। तो ये बेटा आपको बिल्कुल माइंड को फिक्स करना है, अपने डाउट को रिमूव करना है कि ये वायर आपकी कॉपर की क्यों नहीं है, ये वायर हमेशा आपकी अलॉय की ही क्यों होती है। तो ये आपको बिल्कुल डाउट रिमूव करना है कि अलॉय में आपको नल पॉइंट में किसी भी टाइप का एरर नहीं मिलेगा। अगर इसको कॉपर की लोगे तो आपको नल पॉइंट में बार बार एरर मिलेगा। तो बेटा अब EMF is equal to I into RAB upon L into small l। अब बेटा करंट की वैल्यू पुट करेंगे। करंट कहाँ से निकला है, करंट ड्राइविंग सेल से निकला है। अब करंट ने कितने टाइप का रेजिस्टेंस यहाँ फील किया है, करंट आपका ए से बी जाएगा तो रेजिस्टेंस कैरी करेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस फील करेगा, यहाँ पर RAB, फिर करंट आपका रियोस्टेट में से पास होगा तो इसको RH को भी फील करना पड़ेगा। तो अब बोलो करंट का फार्मूला क्या बनेगा, निकला है ड्राइविंग सेल से, और अपॉन में क्या आएगा टोटल रेजिस्टेंस जहां जहां से इसने पास किया है। तो इसने पास किया A से B, फिर इसने पास किया रियोस्टेट में से, दैट इज प्लस RH आ जाएगा। नाउ इनटू RAB अपॉन L इनटू स्मॉल l। Now this is EMF of this unknown cell। तो इस unknown cell का EMF आपके सामने आ चुका है बेटा। और ये जो EMF है, ये EMF हमने किस मेथड से फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग नल मेथड इन पोटेंशियोमीटर डिवाइस। तो हमने पोटेंशियोमीटर के अंदर एक अननोन सेल को कनेक्ट किया और उस अननोन सेल का EMF हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है। तो बेटा आप चेक करके बताओ इस अननोन सेल के EMF के फॉर्मूले में कौन कौन से फैक्टर आपके कांस्टेंट है, बेटा ED कांस्टेंट, RAB कांस्टेंट, RH कांस्टेंट, RAB कांस्टेंट, कैपिटल L कांस्टेंट। Now it is length of null point from point A taken on current carrying alloy wire। तो बेटा अब यहां पर L कैसा है आपका, L वेरिएबल है। तो अगर आप सेल को चेंज करोगे, अगर सेल को रिप्लेस करोगे तो नल पॉइंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मीनिंग अगर आप सेल को किसी और अननोन सेल से रिप्लेस करोगे जिसकी कैपेसिटी इससे डिफरेंट होगी तो बेटा उसके करस्पॉन्डिंग आपका नल पॉइंट डिफरेंट आएगा। तो अलग अलग सेल की कैपेसिटी अलग अलग होगी, तो अलग अलग सेल का नल पॉइंट पोटेंशियोमीटर वायर पे आपको अलग अलग लोकेशन पे मिलेगा। तो बेटा इसका मीनिंग ये है कि अगर स्मॉल l आपका वेरिएबल है, ED आपका कांस्टेंट है, ED कांस्टेंट, ये दोनों भी आपके कांस्टेंट है, RAB कांस्टेंट, L कैपिटल L कांस्टेंट। इट मींस बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन का कंक्लूजन क्या निकला कि अननोन सेल का जो EMF होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट A टेकन ऑन करंट कैरिंग अलॉय वायर। तो बेटा हमेशा अननोन सेल का EMF
नल पॉइंट की लोकेशन पे डिपेंड करेगा। तो बेटा कंक्लूजन ये निकला कि अननोन सेल का ईएमएफ नल पॉइंट की लोकेशन पे डिपेंड करेगा। अगर किसी सेल की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो वहां पर नल पॉइंट ज्यादा लेंथ अक्वायर करेगा फ्रॉम ए पॉइंट। तो ए पॉइंट से नल पॉइंट की लेंथ ज्यादा कब होगी? जब अननोन सेल की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जब अननोन सेल की कैपेसिटी कम होगी तो बेटा नल पॉइंट हमें जल्दी से मिलेगा, और नल पॉइंट आपका ए के नजदीक होगा। कैपेसिटी ज्यादा होगी तो नल पॉइंट आपका ए से काफी दूर आएगा। तो बेटा ये थी एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अब हम करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2। तो बेटा इसका कंक्लूजन ध्यान रखना कि ईएमएफ ऑफ अननोन सेल ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ईएमएफ ऑफ अननोन सेल ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टेकन ऑन करंट कैरिंग अलॉय वायर। तो बेटा अब हम पोटेंशियोमीटर की नंबर 2 एप्लीकेशन करेंगे। अब नंबर 2 एप्लीकेशन क्या होगी बेटा? नंबर 2 एप्लीकेशन में हम 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करेंगे। नंबर 2 एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स। हमें बेटा सर्किट में 2 सेल्स मिलेंगी और उन दोनों सेल्स का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है। उन दोनों सेल्स का हमें ईएमएफ कंपेयर करना है। कंपेयर का मीनिंग ये चेक करना है किसका ईएमएफ ज़्यादा है, किसका ईएमएफ कम है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल सेटअप ड्रॉ करेंगे। ये हमने अलॉय वायर ड्रॉ कर दी। फिर हम लगाएंगे ड्राइविंग सेल, फिर हम लगाएंगे रियोस्टेट। ये ड्राइविंग सेल आ गई बेटा। अब हम यहां लगाएंगे अननोन सेल E1, यहां लगाएंगे न्यू सेल E2। अब बेटा इन दोनों को सर्किट में यूज करने के लिए हम यहां लगाएंगे 2 वे की। नाउ इट इज 2 वे की। बेटा 2 वे की में आपको 3 मिलेंगे टर्मिनल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और बीच में आप लगाओगे गैल्वेनोमीटर। बीच में आप लगाओगे गैल्वेनोमीटर। अब बेटा यहां नल पॉइंट आपका 2 टाइप का आएगा। अब यहां नल पॉइंट आपका 2 टाइप का आएगा। एक नल पॉइंट आपका किसके करस्पॉन्डिंग आएगा? एक नल पॉइंट आपका E1 के लिए आएगा और एक नल पॉइंट आपका E2 के लिए आएगा। तो बेटा यहां पर 2 बार नल पॉइंट आएगा। 1 null point is for measurement of E1 and second null point is for measurement of E2। तो एक नल पॉइंट E1 के लिए, एक नल पॉइंट E2 के लिए। तो ये लेंथ अगर आपकी L1 है और ये लेंथ अगर आपकी L2 है तो यहाँ पर बेटा हमें 2 मिलेंगे नल पॉइंट J1 और J2। तो बेटा अब हमें यहाँ पर 2 सेल्स का EMF कंपेयर करना है। अब हमें यहाँ पर 2 सेल्स का EMF कंपेयर करना है। तो करंट बेटा कैसे निकलेगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब चेक करते हैं कि इन दोनों सेल्स का EMF कैसे कंपेयर होगा। तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर 1 को यूज करना है बेटा। हमें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर 1 को यूज करना है। और एप्लीकेशन नंबर 1 क्या थी कि EMF ऑफ अननोन सेल ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ टेकन बाय नल पॉइंट ऑन अलॉय वायर। तो अब चेक करो, अगर ये L1 नल पॉइंट आपका E1 का है, अगर L1 नल पॉइंट आपका E1 का है, सो फ्रॉम एप्लीकेशन नंबर 1 E1 प्रोपोर्शनल टू L1। अब बेटा E1 की मेजरमेंट कैसे होगी? जब आपका
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 किससे कनेक्ट होगा, 1 से कनेक्ट होगा, और फिर 1 किससे कनेक्ट होगा, 1 आपका 2 से कनेक्ट होगा। तो बेटा ये वाला कनेक्शन आपका ओपन रहेगा और ये वाला कनेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग E1 प्रोपोर्शनल टू L1 कब आएगा, जब 1 2 कनेक्ट हो जाएगा और 2 3 आपका ओपन रहेगा। तो ये बेटा आपको नोट करना है कि 1 2 आपका कनेक्ट होगा और 2 3 ओपन रहेगा। तो जब 1 2 कनेक्ट होगा और 2 3 ओपन रहेगा, तो उस केस में बेटा E1 का नल पॉइंट आपका करंट कैरिंग अलाइ वायर पे आएगा। तो बेटा अगला केस क्या है कि E2 प्रोपोर्शनल टू L2, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा अगले केस में क्या होगा, अगले केस में अब 1 2 आपका ओपन हो जाएगा, 1 2 आपका ओपन हो जाएगा और 2 3 आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 3 कनेक्ट हो जाएगा और जो E2 का नेगेटिव टर्मिनल है ये 3 से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो E2 का नेगेटिव टर्मिनल 3 से कनेक्ट हो जाएगा और 3 आपका 2 से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर 1 2 आपका ओपन रहेगा और 2 3 कनेक्ट हो जाएगा, 2 3 कनेक्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि E2 के अंदर जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 3 से कनेक्ट होगा और 2 3 आपके इंटरनली कनेक्ट हो जाएंगे और गैल्वेनोमीटर अब यहाँ पर नल पॉइंट किसके करस्पॉन्डिंग हमें देगा, हमें नल पॉइंट E2 के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो अब गैल्वेनोमीटर E2 के लिए काम करेगा और इससे पहले आपका गैल्वेनोमीटर E1 के लिए काम कर रहा था। तो बेटा दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो बेटा अगर नल पॉइंट की रेशो लेस देन 1 आएगी तो E1 अपॉन E2 लेस देन 1 हो जाएगा, तो E1 लेस देन E2 हो जाएगा। और अगर ये रेशो आपकी मोर देन 1 आएगी तो उस केस में E1 मोर देन E2 हो जाएगा। और अगर ये रेशो आपकी इक्वल टू 1 आती है तो इसका मीनिंग E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप से हम 2 सेल्स का EMF कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटा इस टाइप से हम 2 सेल्स का EMF कंपेयर कर सकते हैं। आपके सामने मैंने सर्किट अरेंजमेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया और कंडीशन मैंने आपको बता दी कि 1 2 कनेक्ट होगा और 2 3 ओपन होगा तो गैल्वेनोमीटर E1 के लिए काम करेगा, और अगर 1 2 ओपन होगा 2 3 कनेक्ट होगा तो उस केस में गैल्वेनोमीटर E2 के लिए काम करेगा। और ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं कि अगर ये नल पॉइंट की रेशो लेस देन 1 होगी, मोर देन 1 होगी, तो उन कंडीशंस में E1 E2 में क्या रिलेशन बनेगा, और अगर ये इक्वल टू 1 होगी तो उस कंडीशन में E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। नाउ एप्लीकेशन नंबर 3। अब हमारे पास पोटेंशियोमीटर की थर्ड एप्लीकेशन आने वाली है। अब पोटेंशियोमीटर की थर्ड एप्लीकेशन में क्या होगा बेटा, नाउ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, that is to find out internal resistance of unknown cell। हमें अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल सेटअप ड्रॉ करेंगे, ड्राइविंग सेल रियोस्टेट लगाएंगे, अब बेटा ये हमारी अननोन सेल है, यहां लगेगा गैल्वेनोमीटर। अब बेटा जब तक आप किसी सेल को
यूज नहीं करोगे तो आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। जब तक सेल को आप यूज में नहीं लाओगे तो आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ये कंडीशन है बेटा, अगर आप सेल को यूज ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेल के अंदर कितनी हीट एनर्जी बनी है। तो बेटा हीट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हीट एनर्जी का बेटा मेन रिलेशन किसके साथ है? हीट एनर्जी का मेन रिलेशन इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ है। तो बेटा अगर हीट एनर्जी बनेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, और अगर हीट एनर्जी नहीं बनेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको सेल को यूज करना पड़ेगा, और अगर सेल को यूज करोगे तो बेटा यहां पर आपको अननोन सेल को क्लोज सर्किट में रखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको अननोन सेल को क्लोज सर्किट में रखना पड़ेगा। यहां आपको एक की लगानी पड़ेगी, दैट इज के। यहां आपको एक की लगानी पड़ेगी, दैट इज के। और ये रेजिस्टेंस आपका अगर पैरेलल में कनेक्ट है सेल के तो इसका नेम होगा बेटा शंट रेजिस्टेंस। इसका नेम होगा शंट रेजिस्टेंस। इसका नेम होगा शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस का मीनिंग है बेटा वो रेजिस्टेंस जो किसी सेल के पैरेलल में कनेक्ट होगा सर्किट को क्लोज करने के लिए, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस। और बेटा इसकी वैल्यू हम ज़्यादा हाई नहीं लेंगे। अगर हम इसकी वैल्यू ज़्यादा हाई लेंगे तो क्या होगा, इस सेल में से करंट विड्रॉ होना बंद हो जाएगा और ये सेल आपकी वर्किंग में नहीं आएगी। तो जब तक सेल आपकी वर्किंग में नहीं आएगी तो हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो बेटा आप चेक करते हैं, जब ये की आपकी ओपन रहेगी, तो नल पॉइंट आपका सिंपल ईएमएफ का आएगा, और जब ये की आपकी क्लोज हो जाएगी तो नल पॉइंट आपका सेल की वर्किंग का आएगा। तो बेटा दो नल पॉइंट आएंगे आपको, यहाँ पर दो नल पॉइंट मिलेंगे बेटा आपको। यहाँ पर एक नल पॉइंट कौन सा मिलेगा, जब ये वाली की आपकी ओपन होगी। जब ये वाली की आपकी ओपन होगी तो नल पॉइंट किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, नल पॉइंट आपका सिंपली ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो बेटा ये L1 लेंथ आपकी कब आएगी, जब ये ईएमएफ आपका काउंट होगा और ये वाली की आपकी ओपन होगी। और बेटा L2 लेंथ कब आएगी नल पॉइंट की, जब ये की आपकी क्लोज होगी और फिर यहां पर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट लोगे पोटेंशियोमीटर वायर पे। तो ये पॉइंट आप C ले लो, ये पॉइंट आप D ले लो, ये पॉइंट आप E ले लो, और ये पॉइंट आप F ले लो। तो सबसे पहले केस नंबर 1 हम करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट आपका अगर J2 है तो ये पॉइंट आपका J1 है। नाउ केस नंबर 1। तो बेटा केस नंबर वन में बेटा, नाउ इन केस नंबर 1 की के ओपन, अगर आपकी की के ओपन होगी तो बेटा शंट रेजिस्टेंस आपका वर्किंग में नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, शंट रेजिस्टेंस नॉट वर्किंग। तो बेटा अब जो नल पॉइंट आएगा वो आपका पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन से आएगा, और यहां पर हमें कंडीशन क्या मिलेगी, ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू L1। इक्वेशन नंबर 1 दैट इज ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू L1। नाउ केस नंबर 2, अब की के आपकी क्लोज्ड है, अगर ये की आपकी क्लोज हो जाएगी तो बेटा सर्किट आपका यहां पर क्लोज हो जाएगा, और इन केस ऑफ क्लोज सर्किट करंट विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा आप चेक करो कि ड्राइविंग सेल अलॉय वायर में करंट अगर I फ्लो कराएगा तो नीचे जो अननोन सेल है वो अपने मिनी सर्किट में करंट कितना फ्लो कराएगी, वो अपने मिनी सर्किट में करंट I1 को फ्लो कराएगी। तो चेक कर लो आप, I1 करंट आपका अननोन सेल में से विड्रॉ होगा
और I करंट आपका ड्राइविंग सेल में से विड्रॉ होगा। तो बेटा आप चेक करते हैं, यहाँ पर अगर की के क्लोज्ड है तो उस केस में जो आपकी अननोन सेल है वो एक मिनी सर्किट में काम करेगी। और बेटा वो जो मिनी सर्किट है वो मिनी सर्किट आप यहां अलग से बना सकते हो। अब ये आपका मिनी सर्किट है, ये आपकी ईएमएफ है, ये करंट आपका I1 है जो फ्लो कर रहा है, दैट इज I1। ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E और ये पॉइंट F है। तो बेटा अब यहां पर शंट आपका वर्किंग में है, यहां पर शंट रेजिस्टेंस आपका वर्किंग में है, तो आपको लिखना पड़ेगा शंट रेजिस्टेंस आपका वर्किंग में है। तो अब चेक करो बेटा, यहां पर ये अननोन सेल आपकी डिस्चार्जिंग मोड में है, क्योंकि अगर किसी सेल से करंट बाहर निकलेगा तो सेल आपकी डिस्चार्जिंग मोड में होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए डिस्चार्जिंग वाले केस में डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल किसके इक्वल होगा, ईएमएफ माइनस I1 इंटू R। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, I1 करंट विड्रॉ हुआ है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा उसको बोलेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू EMF माइनस I1 R। तो बेटा अब यहाँ करंट नीचे आ रहा है, तो आप चेक करो जो डिफरेंस इन पोटेंशियल ऊपर बनेगा वही सेम नीचे बनेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी यहां से निकली है वही सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी नीचे आएगी। तो बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस बनेगी वही सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी अक्रॉस E और F बनेगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट बिटवीन C एंड D इज सेम एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट बिटवीन E एंड F। तो बोलो E से F जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वही सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी C से D होगी। तो बोलो E से F बोलो कितना बनेगा डिफरेंस इन पोटेंशियल, दैट इज I1 इंटू S, दैट इज I1 इंटू S। तो आपको मालूम चल चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस EF आपका I1 इंटू S आ रहा है। अब बेटा यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा वो EMF से कम बनेगा। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा वो आपका EMF से कम बनेगा। तो बेटा कम डिफरेंस इन पोटेंशियल का नल पॉइंट भी कम लेंथ पे आएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि टर्मिनल potential difference is proportional to L2, is proportional to L2। तो बेटा अब अलॉय वायर पे अगर की क्लोज होगी तो सर्चिंग किसकी होगी, सर्चिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका L2 के प्रोपोर्शनल आएगा, L2 के प्रोपोर्शनल आएगा। तो बेटा अब इसके बाद हम स्पीड से करेंगे। अब इसके बाद अब हमें ये मालूम चल चुका है कि E प्रोपोर्शनल टू L1 है और TPD प्रोपोर्शनल टू L2 है। तो बेटा अब डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन में से हम R निकाल लेंगे। R किसके इक्वल आएगा, E माइनस V अपॉन I1। नाउ E माइनस V अपॉन I1, बेटा I1 की वैल्यू यहां से निकालो। तो I1 बोलो क्या आएगा, इट इज V अपॉन S, इट इज V अपॉन S। तो बेटा आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, क्या आंसर आएगा, R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू S। नाउ R इक्वल टू बेटा E अपॉन V की रेशियो कहां से मिलेगी, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो E अपॉन V किसके इक्वल आ रहा है, E अपॉन V it is equal to L1 upon L2 minus 1 bracket close into shunt resistance। तो बेटा आपको स्मॉल r की वैल्यू मिल चुकी है। स्मॉल r किसके इक्वल आ रहा है, L1 upon L2 minus 1 bracket close into shunt resistance S। तो बेटा अब ये चेक करो L1 नल पॉइंट किसकी सर्चिंग के लिए आया है, L1 नल पॉइंट आपका
ईएमएफ की सर्चिंग के लिए आया है। और L1 नल पॉइंट कब आएगा? जब शंट रेजिस्टेंस आपका वर्किंग में नहीं होगा। अब L2 नल पॉइंट कब आएगा? जब शंट रेजिस्टेंस आपका वर्किंग में होगा। और हम सर्चिंग किसकी करेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। नाउ इन डिस्चार्जिंग मोड वी ऑलवेज नो दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF, इज लेस देन EMF। तो नल पॉइंट कम किसके लिए आएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आएगा। और नल पॉइंट आपका ज्यादा लेंथ किस में एक्वायर करेगा? जब वो EMF के लिए आएगा, जब वो EMF के लिए आएगा। तो बेटा ये थी आपकी 3 एप्लीकेशंस, ये थी आपकी 3 एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेटा ये थी आपकी 3 एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इनको प्रॉपर वे से आपको अंडरस्टैंड करना है।